जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 1 दिसंबर का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस हर वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2022 के लिए विश्व एड्स दिवस की थीम क्या है? खुद को परीक्षण में लाना, HIV को समाप्त करने के लिए समानता प्राप्त करना, ये इसकी थीम है। और ये हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य HIV एवं एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करना, ताकि वह इस खतरनाक बीमारी के संक्रमण से बच सकें। अब देखते हैं कि दिसंबर महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं, उनको देखते हैं। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये कल मनाया जाएगा। और 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और विश्व बंदर दिवस मनाया जाता है। 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को राष्ट्रीय विजय दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। और 27 दिसंबर को साहिबजादा दिवस मनाया जाता है। तो जो ग्रीन और येलो रंग से हाईलाइटेड हैं पॉइंट्स, वो इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया है? तो ये किस देश के हैं? चीन के हैं। तो इनका नाम क्या है? जियांग जेमिन। और इनकी उम्र 96 साल थी और ये चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनका 30 नवंबर यानी कल इनका निधन हो गया है। और फिल्म अभिनेता विक्रम गोखले का भी हाल ही में निधन हुआ है। और भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बाबू मनी का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। चलिए बात करते हैं चीन की। तो चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा युआन है। अब चीन से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन का अभी निधन हुआ है। और 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को वर्चुअली श्री मोदी ने संबोधित किया था। यह कहाँ है? चीन में इसका आयोजन हुआ था, ब्रिक्स सम्मेलन का। और चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैंगटियन नामक एक लैब मॉड्यूल हाल ही में लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, इसको शॉर्ट में ABU कहते हैं, तो इसकी महासभा 2022 की मेजबानी कर रहा है? तो कौन सा शहर कर रहा है? अपना नई दिल्ली कर रहा है। अब कुछ और आयोजन देख लेते हैं। तो राजस्थान देश में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन कब होगा? 4 से 7 दिसंबर के बीच होगा। कहाँ होगा? उदयपुर में होगा, और ये राजस्थान में है। और हाल ही में सोनजल 2022 वार्षिक युवा उत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। और इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की 22वीं मंत्रिपरिषद का आयोजन अभी हाल ही में बांग्लादेश में संपन्न हुआ है। कड़ालेकाई परिचय उत्सव, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? कर्नाटक में हुआ है। और संगाई महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? मणिपुर में हुआ है। और यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन का आयोजन उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में अभी हाल ही में किया गया था। और भारतीय नौसेना का प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद, ये कहाँ हुआ? दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। दक्षिण कोरिया में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन भारतीय दूतावास में
आयोजित किया गया था। और फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है? अल बायत स्टेडियम अल खोर, और ये कहाँ पर हो रहा है? कतर में हो रहा है। भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात के केवड़िया में 20वीं राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड की बैठक अभी हाल ही में आयोजित की है। और श्री मोदी ने 19 नवंबर को वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाले काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया था। और असम के प्रसिद्ध सेनापति लचित बारफुकन की 400वीं जयंती पर 3 दिन का समारोह 24 नवंबर से नई दिल्ली में शुरू हुआ। युद्ध नायक बारफुकन ने मुगलों से लोहा लिया था, तो इनकी जयंती जो है कहाँ पर आयोजित की गई? नई दिल्ली में। 10 से 12 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। और ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन 26 नवंबर को कटरा जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ था। इसका विषय क्या रहा इस बार? नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना। तो ये थे महत्वपूर्ण आयोजन। अब इस शहर का की जो इस यूनियन की महासभा की जो मेजबानी है वो कौन कर रहा है? दिल्ली पर नजर डाल लेते हैं। तो दिल्ली की राजधानी दिल्ली है और मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी हैं। तो दिल्ली में अभी 41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन हुआ था। और सशस्त्र सेना झंडा दिवस कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कॉन्क्लेव का 4था संस्करण भी दिल्ली में आयोजित किया गया था। और असम के प्रसिद्ध सेनापति लचित बारफुकन की 400वीं जयंती भी दिल्ली में मनाई गई थी, अभी आपको बताया था। और टाइम्स हायर एजुकेशन की ओर से प्रकाशित ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग एंड सर्वे 2022 के अनुसार नौकरी देने के मामले में आईआईटी दिल्ली देश का सर्वोच्च संस्थान हाल ही में बना है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। गृह मंत्रालय आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए आतंक के लिए कोई पैसा नहीं विषय पर 3रे मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कर चुका है। और ये कब तक हुआ? 18 से 19 नवंबर के बीच। और 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन भी दिल्ली में किया गया 14 से 27 नवंबर के बीच। इसका विषय क्या रहा? वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। और दिल्ली में देश का पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक भी खोला गया। और दिल्ली में वर्ल्ड क्लास एस्ट्रो टर्फ मैदान का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया था। और गंगा उत्सव भी दिल्ली में मनाया गया। और भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी अभी हाल ही में दिल्ली में हुआ था। और इंडिया के 2022 सम्मेलन भी दिल्ली में हुआ था और ये इसका 12वां संस्करण था। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? गोवा में किया जाएगा। विदेश मंत्रालय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और गोवा सरकार के साथ मिलकर गोवा में 3 से 6 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन करेगा। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार गोवा के लूसोफोन देशों के साथ ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, जो ओरिएंट फाउंडेशन, कैमोएस इंस्टीट्यूट जैसे पुर्तगाली सांस्कृतिक संस्थानों की मौजूदगी से पोषित हुए हैं। ये संस्थाएं भारत में पुर्तगाली भाषा और संस्कृत को बढ़ावा देती हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो किसे किया गया है? दीपा मलिक को। टीबी मुक्त भारत अभियान मार्च 2018 में पीएम मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया था। टीबी मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य 2025 तक देश से टीबी उन्मूलन के मिशन को पुनर्जीवित करना है। अब हाल ही में कौन कौन सी नियुक्तियां हुई हैं उनको देख लेते हैं। तो आईआईटी गुवाहाटी के निदेशक टीजी सीताराम को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अध्यक्ष अभी हाल ही में चुना गया है। और अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष कौन बना है? भारत बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और वेटसी सावेज पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। विनीत कुमार सीईओ बने हैं किसके? खादी और ग्रामोद्योग आयोग के। और अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। और सूर्य कुमार यादव अर्बन गबरू के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। शेर बहादुर देवा नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख बने हैं। एनी जॉन केरल क्रिकेट संघ के नए लोकपाल सहनीति अधिकारी बने हैं। तो ये थे नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया MD और CEO किसे घोषित किया गया है? तो कौन बना है? सुंदर रमन राममूर्ति इनका नाम है। सुंदर रमन के लिए यह स्टॉक एक्सचेंज में दूसरा कार्यकाल होगा। वे करीब 20 सालों से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहे थे। वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहे थे, लेकिन अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में MD और CEO का पदभार संभालेंगे। आगे बढ़ते हैं। मैरिको लिमिटेड के सफोला फिटिफाई की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो उनका नाम है जानवी कपूर। जानवी कपूर। और सूर्य कुमार यादव भी अभी हाल ही में अर्बन गबरू के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। आगे बढ़ते हैं। किसे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? संजीव बाल्यान को। हाल ही में भारतीय खाद्य और मानक प्राधिकरण ने किसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है? तो किसे दी है? हिमालय याक को फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है। दुनिया के पहले कोविड नेजल टीके IN कोवैक को भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कोविड बूस्टर खुराक के रूप में स्वीकृति दी है। इसकी निर्माता कौन है? तो इसकी निर्माता कंपनी कौन है? भारत बायोटेक। भारत बायोटेक। किस केंद्रीय मंत्रालय ने नई चेतना अभियान शुरू किया है? किसने किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लोगों के आंदोलन के रूप में नई चेतना नामक महीने भर चलने वाले अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उनके अधिकारों और उनकी शिकायतों के निवारण में मदद के लिए उपलब्ध तंत्र के बारे में जागरूक करने के लिए शुरू किया गया है। इसे 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 99% इसकी संभावना है परीक्षा में पूछे जाने की। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में संस्कृत में बनी कौन सी विज्ञान डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई? तो उसका नाम क्या है? यानम। जैसा आप चित्र में देख सकते हैं। तो क्या नाम है? यानम। यानम वृत्तचित्र भारत के ड्रीम प्रोजेक्ट मंगलयान मिशन को चित्रित करती है। यह विश्व सिनेमा के इतिहास में संस्कृत भाषा में पहली विज्ञान फिल्म है। यह पूर्व अंतरिक्ष अध्यक्ष पद्म भूषण डॉक्टर के राधाकृष्णन की आत्मकथात्मक पुस्तक माई ओडिसी मेमोयर्स ऑफ द मैन बिहाइंड द मंगल मिशन पर आधारित है। ये सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनकी संभावना बहुत ज्यादा है परीक्षा में पूछे जाने की। अगला प्रश्न, मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा? तो कैसा किया जाएगा? विस्तारा एयरलाइंस का विलय किया जाएगा। मार्च 2024 तक विस्तारा एयरलाइंस का टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में विलय हो जाएगा। सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा सन्स मार्च 2024 तक एयर इंडिया और विस्तारा का विलय करने पर सहमत हुए हैं, जो विनियामक अनुमोदन के अधीन है। इस एकीकरण के पूरा होते ही सिंगापुर एयरलाइंस एयर इंडिया में $250 मिलियन या 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। विस्तारा में सिंगापुर एयरलाइंस की अल्पमत हिस्सेदारी है। अगला क्वेश्चन है, विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल
कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो उनका कार्यकाल जो है वो 30 अप्रैल 2024 तक के लिए बढ़ाया गया है। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा मान के चलिए कि परीक्षा जो भी आगे आने वाली है उनमें एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 दिसंबर यानी आज 1 दिसंबर को खुदरा डिजिटल रुपए के लिए पहला पायलट परीक्षण लॉन्च करने की घोषणा की है। इस पायलट परीक्षण में चरणबद्ध भागीदारी के लिए कितने बैंकों की पहचान की गई है? तो कितने बैंकों की गई है? 8 बैंकों की गई है। रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर 2022 को खुदरा डिजिटल रुपए के लिए पहला पायलट परीक्षण लॉन्च करने की घोषणा की है। पायलट परीक्षण में चरणबद्ध भागीदारी के लिए 8 बैंकों की पहचान की गई है। पहले चरण की शुरुआत देश भर के 4 शहरों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक सहित 4 बैंकों से होगी। अब बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जो 3 वर्षों के लिए नियुक्त हुए हैं। ये दोनों पॉइंट जो हरे हरे रंग से दिखाई दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम एमलॉन लॉन्च किया है? तो किसने किया है? उड़ीसा सरकार ने किया है। एमलॉन की फुल फॉर्म क्या है? एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान। एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान। उड़ीसा में महिलाओं और बच्चों में एनीमिया की समस्या का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने राज्य भर में एमलॉन एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान शुरू किया है। राज्य ने लक्षित समूहों के बीच एनीमिया की त्वरित कमी के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण तैयार किया है। यह कार्यक्रम राज्य भर के 55,000 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और 74,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में शुरू किया जाएगा। कार्यक्रम का क्रियान्वयन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्कूल एवं जन शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, मिशन शक्ति एवं ST एवं SC विकास विभाग समेत कई विभागों के संयुक्त प्रयास से शुरू किया जाएगा। बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी हैं। राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी हैं। अब उड़ीसा से संबंधित करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो उड़ीसा ने एमलॉन अभियान लॉन्च किया है। इसकी फुल फॉर्म एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान है और ये महिलाओं और बच्चों में एनीमिया की समस्या का पूर्ण निदान करने के लिए शुरू किया गया है। और उड़ीसा के समुद्र तट पर अभी हाल ही में कछुए की एक लुप्त प्रजाति है ओडिव रिडले जो हाल ही में देखे गए हैं। उड़ीसा में APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल प्रक्षेपण अभी किया गया था। और उड़ीसा की तन्वी पात्री ने बालिका एकल के फाइनल मुकाबले में उत्तर प्रदेश की दिव्यांशी गौतम को सीधे गेम में मात देकर बालिका नेशनल चैंपियनशिप का पुरस्कार जीता है। और उड़ीसा सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना भी शुरू की है। उड़ीसा सरकार 2023 के अंत तक राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने की घोषणा भी कर चुकी है। उड़ीसा सरकार ने इस वर्ष 10 नवंबर को राज्य में बाजरा दिवस मनाया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है कि बाजरा को अत्यधिक पोषक और पर्यावरण के अनुकूल खाद्य उत्पाद के रूप में बढ़ावा देना है। आगे बढ़ते हैं। 14 दिसंबर 2022 को किस भारतीय व्यक्तित्व की संयुक्त राष्ट्र में पहली प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रतिमा किसकी होगी? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। बात करते हैं यूएनओ की। तो यूएनओ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है। वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं। इसकी आधिकारिक भाषाएं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनी हैं।
इसके वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरस। तो 14 दिसंबर को महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण यूएनओ में किया जाएगा और छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है और 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे अभी मनाया गया था और 15 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या कार्यक्रम के अनुसार विश्व की जनसंख्या 8 अरब के आंकड़े को पार कर गई। इसमें चीन और भारत देश का सर्वाधिक 1/3 हिस्सा है। डायबिटीज बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अभी हाल ही में 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया था। किस देश ने चीनी कंपनी हुआई पर प्रतिबंध लगाया है? तो किसने लगाया है? अमेरिका ने लगाया है। बात करते हैं अमेरिका की। तो राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा डॉलर है, राष्ट्रपति जो बाइडेन है, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं। तो अभी यूएसए ने चीनी कंपनी हुआई पर प्रतिबंध लगाया है और अभी अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ हाल ही में फूटा है। और अमेरिकी शब्दकोश प्रकाशक मैरियम वेबस्टर ने वर्ष 2022 के लिए अपने शब्द गैस लाइटिंग की घोषणा की है। और स्पेस एक्स द्वारा 30 नवंबर को अपना रोवर चंद्रमा पर भेजा गया और हाल ही में अमेरिका ने ओरियन अंतरिक्ष यान भी लॉन्च किया है। इसके अलावा नासा ने आर्टेमिस 1 मून मिशन भी लॉन्च किया है और मैरी थारप ने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है। और ये कौन है मैरी थारप? अमेरिकी भूविज्ञानी और समुद्र विज्ञान कार्टोग्राफर हैं। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्यिक दूतावास में आयोजित एक समारोह में मूल रूप से कश्मीरी घाटी के रहने वाले दानिश मंजूर भट्ट को जयपुर फुट यूएसए के पहले मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये थे यूएसए से संबंधित करंट अफेयर के प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। मरियम वेबस्टर ने किसे वर्ष 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो शब्द कौन सा है? गैस लाइटिंग। अमेरिकी शब्दकोश प्रकाशक मैरियम वेबस्टर ने वर्ष 2022 के लिए अपने शब्द गैस लाइटिंग की घोषणा की है। गैस लाइटिंग का क्या मतलब होता है? तो मोटे तौर पर विशेष रूप से अपने स्वयं के लाभ के लिए किसी को गुमराह करने का कार्य या अभ्यास के रूप में परिभाषित किया गया है जिससे पूरे वर्ष में महत्वपूर्ण रुचि प्राप्त हुई है। मैरियम वेबस्टर के अनुसार गैस लाइटिंग शब्द की उत्पत्ति 1938 के एक नाटक से हुई जिसमें एक व्यक्ति अपनी पत्नी को यह विश्वास दिलाने का प्रयास करता है कि वह पागल हो रही है। तो इस शब्द को आप याद रखिए, इतना ही काफी है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।